चर्चा करेंगे एक बेहद गंभीर विषय पर कि आखिर नेपाल में तख्ता पलट क्यों हुआ। युवाओं ने ऐसी क्रांति क्यों दिखाई कि सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा। कथित तौर पर शुरुआत में यही दावे किए जा रहे थे कि सोशल मीडिया बैन की वजह से वहां पर युवा आक्रोशित हुए और उन्होंने उपद्रवी बनकर प्रदर्शन किया, पर हकीकत क्या है जरा आप वो समझिए। सिर्फ ऐसा नहीं था कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने की वजह से युवाओं ने वहां पर प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन आगे चलकर उग्र होता गया। जो पूरा मामला है ये वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली और उसके साथ ही तमाम अन्य मंत्रियों से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि जो वहां पर युवा थे वो लगातार देख रहे थे कि देश में विभिन्न तरीके की समस्याएं हैं, पर मानो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री सिर्फ खुद का घर को भ्रष्टाचार की ताकत से और ज़्यादा बसाने में लगे हुए थे, या फिर यूं कहें कि भ्रष्टाचार की पूरी कमाई इन तमाम दिग्गज नेताओं के घर पर जा रही थी। फिर क्या था? युवाओं ने ठाना कि इस सच को उजागर करना है, हमारे देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है। और युवाओं ने यानी कि जेन जेड यानी कि जेनजी जो प्रदर्शन था वो वहाँ पर देखने को मिला। जेनजी आप समझ लीजिए कि 1997 से लेकर के 2012 तक के बीच में पैदा हुए बच्चे जिन्होंने टेक्नोलॉजी को आते हुए देखा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीखा है, ये वो युग के बच्चे हैं। तो इन जेनजीज ने क्या किया, वहाँ पर प्रदर्शन किया। अब आप ये भी सोच रहे होंगे अचानक से सारा प्रदर्शन कैसे हो गया, तो आपको जानकारी दे दें कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की जब ठानी तो 7 दिन का कंपनीज को अल्टीमेटम दिया गया कि हाँ, हम जो चाहेंगे आप वही आप पोस्ट रखेंगे, बाकी पोस्ट आपको डिलीट करनी होगी, इस तरीके का अल्टीमेटम दिया गया। पर आप सोचिए जिन कंपनीज का जिक्र है, चाहे आप इंस्टाग्राम की बात कर लीजिए, फेसबुक की बात कर लीजिए, ट्विटर की बात कर लीजिए, अपने आप में कितने बड़े लेवल पर स्थापित ये कंपनीज हैं। भारत में भी कुछ नियम लाए गए, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर भी अप्लाई किए गए, पर वो रूल्स और रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। ट्विटर वॉर याद होगी आपको, जब बहुत ज़्यादा इसको लेकर के संग्राम छिड़ा था भारत में, पर वहाँ पर भी बहुत अच्छे ढंग से इस पूरे मामले को सेटल किया गया और आम लोग इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि आखिर नेपाल में ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी कि सरकार ने अपनी चाह वाले वीडियोस रखने का फैसला किया और अनचाहे वीडियो डिलीट करने का। दरअसल जो जेनजीज थे वो इस बात से परेशान थे कि लगातार भ्रष्टाचार की मोटी कमाई ये नेता खा रहे हैं, जिसमें यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री तक शामिल थे। पर वो सोच रहे थे कि अब इस बात को सभी के समक्ष कैसे लाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के लीडर्स थे उनकी लग्जरी लाइफ को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रिवील करना शुरू कर दिया, लोगों को दिखाना शुरू कर दिया कि कहाँ लोग एक तरफ तो भुखमरी से मर रहे तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री के घर वाले बढ़िया फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं, लग्जरी होटल्स में जा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो विरोधाभास था ये बड़ी जड़ बना और ये भ्रष्टाचार बड़ी जड़ बना इस पूरे आंदोलन को लेकर। फिर सरकार ने कंपनीज को कहा कि आप ये पूरा बैन कर दीजिए और पता था कि कंपनीज इस पूरे प्रपोजल को नहीं मानेगी, तो हमें एक सीधा और सेफ रास्ता मिल जाएगा इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का। तो फिर सरकार ने 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद ये आदेश दिया कि हम ये बैन करते हैं सारी ऑफिशियल जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है उनको। फिर क्या था, जेनजीज ने ठाना कि अब तो सच सामने लाना ही होगा। उन्होंने प्रदर्शन किया, हालांकि उन्होंने कहा कि हमारा ये मकसद नहीं था कि हम इस तरीके से उग्र आंदोलन करें और या फिर वहाँ पर इस तरीके की जन हानि वाली जो घटनाएं हैं वो हो। पर फिर जब जिस तरीके से तल्ख रूप लेता दिखा, वहाँ पर कई जो स्टूडेंट्स से लगभग बताया जा रहा है कि 20 से ज़्यादा जेनजीज की मौत हो गई। तो वही आमने सामने का पूरा वॉर रहा जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री तक को देश छोड़कर भागना पड़ा। अब आप ये समझ लीजिए कि जो पूरा मामला है बेहद गंभीर रहा। अब उसके बाद अब आगे क्या है, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी शायद जहाँ पर अलग अलग जगह से धुआं उठ रहा था, लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, हम लोग किस तरीके से भाग रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वहाँ पर वायरल हो रही है जिसमें नज़र आ रहा है कि लोग किस तरीके से लूटपाट भी मचा रहे हैं, क्योंकि जब इस तरीके का आंदोलन होता है तो कई लोग मौका परस्त होते हैं जो इस तरीके की घटनाओं का मौके पर फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी फ़िलहाल देश सेना के कंट्रोल पर है। लोग जेनजीज अभी सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहाँ की साफ़ सफाई की जा रही है, जहाँ पर भी जला कला था वहाँ पर से वो सारी चीज़ें साफ़ की जा रही है। वो कह रहे हैं कि हाँ, ये देश हमारा है, ये नया देश है हमारा और इसे हम नए तरीके से बनाएंगे, बसाएंगे, जिसमें भ्रष्टाचार कहीं नहीं होगा।
अब पर देश की कमान किसको संभलवाई जाए, ये बड़ा सवाल है। कौन अब देश का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इस वक्त आप मान के चलिए नेपाल बहुत टफ कंडीशन में है। पिछले 24 से 48 घंटे के बीच में जो कुछ भी वहाँ पर हुआ, एक बड़ा तख्ता पलट के साथ साथ एक बड़ा राजनीतिक भूचाल वहाँ पर आया। अब दो नाम सबसे पहले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले नाम आया सुशीला जी का, जिनको लेकर के जानकारी सामने आई है कि वो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती है, तमाम अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वो बनी, पहली महिला न्यायाधीश वो बनी, इस वजह से उनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा। पर अब यहाँ पर भी एक विरोधाभास है कि उनकी उम्र जो है वो फ़िलहाल 70 साल हो चुकी है। तो ऐसे में तमाम जो जेनजीज के ग्रुप हैं, जो प्रतिनिधि उनके दल हैं, उनमें भी एक विरोधाभास है कि उनको बनाया जाए या नहीं। पर अब एक और नाम जो है वो सामने आ रहा है, वो नाम सामने आ रहा है नेपाल के लाइटमैन का। अब नेपाल के जो लाइटमैन हैं घिसिंग, जिनको एक तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि जो नई युवा पीढ़ी है, जेनजीज हैं, उनके बीच में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसीलिए घिसिंग का नाम चर्चाओं में है। अभी जो प्रतिनिधिमंडल है और सेना है, दोनों के बीच में वार्ताओं का दौर है और अब माना जा रहा है कि जल्द ही नाम पर मुहर लग जाएगी। या तो सुशीला कार्की का वो नाम होगा या फिर जो दूसरा नाम है, जो लाइटमैन ऑफ नेपाल है, उनका नाम है। तो अब ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसके नाम पर मुहर लगती है, कौन अब नेपाल की कमान संभालता है, क्योंकि कुलमान घिसिंग ये नाम है और सुशीला कार्की दो नाम है। अब ये तो वक्त बताएगा कि एक महिला ये जिम्मेदारी संभालती है या फिर कुलमान घिसिंग ये जिम्मेदारी संभालते हैं। ये ज़रूर तय है कि नेपाल में जो स्थितियां हैं फ़िलहाल वो और बेहतर होनी चाहिए, ताकि वापस से नेपाल एक सशक्त पावर की तरह आगे आए। जो लोग कल तक इन तमाम युवाओं को कोस रहे थे क्योंकि उन्होंने किस तरीके से अपने देश का हाल कर दिया सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स को बैन करने की वजह से, तो उसकी सच्चाई आपको भी समझनी होगी कि सिर्फ ये सारा जो आंदोलन था वो सोशल मीडिया साइट्स को लेकर नहीं था, बल्कि वहाँ पर भ्रष्टाचार की दिनों दिन मजबूत होती हुई नींव को लेकर था।